रहे हैं, वो लगातार करते ही चले जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट तो आप ही कर रहे हैं। हम लोग कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे, पूरा एक सिलेबस बता देता हूं मैं, ताकि हमारा एक प्रक्रिया आपको पता हो कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कैसे समाप्त करेंगे। तो पहला ही यूरोपीय कंपनियों का आगमन से है बिहार में। कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां बिहार में आई और यहाँ क्या क्या घटनाएं घटी, उसी को लेकर 1632 से लेकर 1755 तक ये पूरा यूरोपीय कंपनियों का आगमन रहा और वहाँ व्यापार रहा। उसके बाद तो उनका आधिपत्य ही हो गया। 55 के बाद 1757 1764 फिर तो उनका आधिपत्य ही हो जाता है, हाँ, अंग्रेजों का। तो फिर हम सेकंड सेक्शन में पढ़ते हैं, पहले आए फिर यहाँ प्रभुत्व किए, तो वही है ब्रिटिश डोमिनेंस इन बिहार। बिहार में ब्रिटिश का जो प्रभुत्व रहा, वर्चस्व रहा, उसको हम लोग देखने का प्रयास सीक्वेंस में मिलते चला जाएगा। ठीक है। तीसरा जो है, इसमें प्लासी का युद्ध के पश्चात की स्थितियों के बारे में बात करेंगे। बिहार का निर्माण कैसे होता है, तो वो हम आपको पहला ही क्लास में बता चुके हैं, बताए हैं कैसे पहले बंगाल प्रोविनेंस में था, फिर बंगाल से अलग हुआ बिहार, अब उड़ीसा प्रोविनेंस में बना, फिर बिहार झारखंड से अलग हुआ और बिहार का तात्कालिक निर्माण हुआ। ठीक है, तब भी आपके सिलेबस का हिस्सा है तो आपको बता दिए। फिर 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग कुंवर सिंह से लेकर अमर सिंह तक चलेंगे, यात्रा करेंगे। ठीक, इसी के बीच में जनजातीय आंदोलन भी है जो आपको देखना है। ठीक, तो ये दोनों सेक्शन एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा, हो सकता है 3 सेक्शन समाप्त हो जाए, जैसे भावी आंदोलन और बिहार की भूमिका, ये भी इसी सेक्शन से जुड़ा हुआ पाठ है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हर दिन एक क्लास लेंगे, नहीं, कंबाइन करके पढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन आपको क्या क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण जो शुरू होता है और उसे फिर कांग्रेस की जो भूमिका रहती है उसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ गांधी युग में हम लोग जो पढ़ते हैं अलग अलग नहीं, गांधी युग जैसे हम लोग मेन हिस्ट्री में पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ भी मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। यानी गांधी युग से जुड़ा हुआ चाहे चंपारण आंदोलन से जो शुरू होता है और वो 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट तक जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन तक जाता है, वहां तक हम लोग गांधी इरा को इसी के माध्यम से समाप्त करेंगे। तो वैसे ही समाप्त करेंगे। बुक में आपका अलग अलग दिया है, लेकिन हम इसको कंबाइन कर देंगे ताकि आपको एक बार में सारा मिल जाए। इसके अलावा बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन भी चलता है, उसका भी कुछ सेक्शन है जो हम लोग देख लेंगे। महिलाओं की भूमिका दोनों को एक ही साथ, तीनों के एक ही साथ देख लेंगे। और बिहार में पत्रकारिता, जर्नलिज्म इन बिहार। तो ये आपका एक ओवरऑल सेक्शन है जिसको हमको कंप्लीट करना है यहाँ पर, यानी बिहार स्पेशल सेक्शन मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो हमारे पढ़ने का एरिया यही डिफाइन है कि हम लोग यहाँ ऐसे ऐसे समाप्त करने वाले हैं अपने बिहार स्पेशल के मॉडर्न हिस्ट्री को। क्या है कि सेक्शन पता रहेगा तो आपको पता है कौन कौन सेक्शन खत्म होते जा रहा है, कौन कौन सेक्शन बचा हुआ है, ये आपको एक आइडिया रहेगा। ठीक, तो आज शुरू करते हैं हम लोग आधुनिक इतिहास क्लास 1 टाइमलाइन। अब देखिए हम आपको 2 तरह से नोट्स देंगे। एक तो ये नोट्स हो गया, आपको बताते हैं कैसे कैसे मिलेगा, और ये नोट्स हो गया। ठीक है, ये टाइपिंग, ये भी हैंड रिटन था जिसको टाइपिंग फॉर्म में करवाए हैं ताकि इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा सके। ऐसे तो इंग्लिश में कन्वर्ट होगा नहीं, लेकिन तब भी हम इसको अलग से डिजाइन किए हैं टाइमलाइन के हिसाब से। ये है ओवरऑल है जो आपको टोटल कंटेंट यहाँ मिल जाएगा, लेकिन ये जो है आपका वो टाइमलाइन है, यानी कब आए, कैसे कैसे प्रक्रिया बढ़ा। तो डेट ही ईस्वी के हिसाब से इसको टाइमलाइन से, वही बात है, लेकिन देखने का नजरिया अलग है। हाँ, वो भी शॉर्टे फॉर्म है, वो भी सिर्फ पॉइंट ही है, लेकिन चलिए देख लेते हैं, क्योंकि हमको ना जब तक खुद से एक बार बनाए नहीं थोड़ा विश्वास नहीं जगता है और लगता नहीं है कि अच्छा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों होगा, तो आपको पिछला क्लास में ही एक बार बताए थे कि बंगाल प्रोविंस से यह जुड़ा हुआ क्षेत्र है, प्लस दिल्ली और बंगाल जाने का रास्ता बिहार झारखंड से होकर ही जाता है, तो कुछ भी होगा तो बिहार उसमें शामिल होगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। अभी तो सब छठ ही मना रहे हैं। सीरियसनेस दिखना चाहिए, सिर्फ बोलने से सीरियस नहीं होता स्टूडेंट। ओमकार सिंह पाल सर, एमसीक्यू टाइप स्टडी कराइए। एमसीक्यू टाइप से काम नहीं चलेगा, एमसीक्यू टाइप तो देते ही जा रहे हैं। आप जो शॉर्टकट सोच रहे हैं, शॉर्टकट से आप पास नहीं करेंगे। ये इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं था, एमसीक्यू लेके आते चलाते चले जाते। आपके इसी सेक्शन में एमसीक्यू सेक्शन भी शामिल है। शॉर्टकट हम इसलिए नहीं अपना रहे क्योंकि हमको
ये नहीं करना है कि सिर्फ पढ़ा के चले जाना है, हमको ये करना है कि आपको अच्छे से समझा के पढ़ा के और आपको फिर MCQ फॉर्मेट करवा के चले जाना है। ठीक, तो चलते हैं आगे। बिहार क्यों फेमस है उस समय? तो बिहार फेमस इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ सोरा का उत्पादन होता है और सोरा का बहुप्रयोग है हमारे जीवन में। तो सोरा का प्रोडक्शन होता है, तो यूरोपीय कंपनी जब तक आती है, ठीक है, चलिए, सोरा का प्रोडक्शन बिहार में होता है, तो यहाँ जो कंपनियां आती हैं व्यापार करती हैं वो सोरे का व्यापार करती हैं। ओवरऑल हम नीचे देख लेंगे कौन कौन कंपनी किस किस उद्देश्य से आती है। यहाँ सोरा मिलता है, कपड़ा मिलता है, मूलतः यही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मसाला वसाला है नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, और खनिज संसाधन है उसका भी वो उपयोग कर नहीं पाएंगे। तो हमारे यहाँ सोरे का व्यापार होता है, और ये सोरे के व्यापार पर एकाधिकार है डच कंपनियों का, यानी डच व्यापारियों का। ये भी एक क्वेश्चन है। तो यही बोला जा रहा है बिहार में सोरे का व्यापार का केंद्र है और डच व्यापारियों का दबदबा है, डच का डोमिनेंस है इस पर, यानी ये सोरे के व्यापार पर। यहीं पर एक बात बोला जा रहा है, बिहार आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी का नाम है पुर्तगाल। अब पुर्तगाली हमारे यहाँ सबसे पहले आए हैं, तो बिहार में भी सबसे पहले आगमन किनका होता है? पुर्तगालियों का ही होता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी और बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी। तो ये बोला जा रहा है, अब ये टाइमलाइन है पूरा कि बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए, लेकिन बिहार केंद्र है सोरा का, और सोरा पर एकाधिकार किनका है? डच कंपनियों का है। अब आगे बढ़ते हैं, अब टाइमलाइन से चलते हैं। 1632 में डच फैक्ट्री बिहार में स्थापित होता है, और फैक्ट्री के परिप्रेक्ष्य में हम आपको बताए थे, अच्छा आपको नहीं बताए थे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे थे उस समय पढ़ाए थे, वहीं पर फैक्ट्री क्या होता है? फैक्ट्री मतलब वो चीज नहीं होता जहाँ निर्माण होता है। या मूलतः अंग्रेज जब बाहर से आते थे ना, तो अपने रुकने का और सामान रखने का जगह बनाते थे, और उसका किला बंदी छोटा सा कर देते थे, और वहीं पर ही अपना सामान लाके रखते थे। इसी को बोला जाता था फैक्ट्री, इसी को बोलते थे फैक्ट्री। तो फैक्ट्री ऐसा नहीं है कि मशीन उशीन लगल है एकदम प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मेन क्या, हाँ गोडाउन कह सकते हैं, बिल्कुल वेयर हाउस ही बोलते हैं, बिल्कुल सही। तो उसी को उस समय फैक्ट्री की संज्ञा दी जाती थी, ये समझ गए? तो ये फैक्ट्री मतलब ये मत समझिए कि वहां से लाभ लश्कर एकदम मशीन उशीन लेकर आए हैं और यहाँ स्टैब्लिश कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो सामान जहां रखते थे उस एरिया को ही फैक्ट्री के नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक है, चलिए, तो 1632 में डच फैक्ट्री खुलता है। फिर 1620 में अंग्रेजों द्वारा पटना के आलमगंज में पहला फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, और ये फैक्ट्री वही फैक्ट्री है जो हम लोग अभी चर्चा किए, गोडाउन टाइप। ठीक है, तो 1632 में डच फैक्ट्री स्थापित होता है, 1620 में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित होता है। थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये इसलिए बता दिए डच फैक्ट्री वाला ना, क्योंकि डच फैक्ट्रियों का एकाधिकार है सोरे पर, तो इसी को कंबाइन करते हुए हम बता दिए। हाँ हाँ, 1620 में आलमगंज में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। इधर दादा क्या क्या पूछिए ना इधर। अच्छा हाँ, ये बात है, सही बोले, ये टाइमलाइन गड़बड़ हो गया है। नहीं 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 नहीं, ठीक है नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ। आप ये समझिए कि हम बोल रहे हैं सोरे पर एकाधिकार की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कब कौन आया है। ठीक है, तभी यह टाइमलाइन ये तभी देख लेंगे, ये टाइमलाइन 1612 हो सकता है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये बताते हैं क्या है ऐसे हुआ, इसका सीक्वेंस बताते हैं। ये बता दिए पहले, अब आइए तब बताते हैं। डच फैक्ट्री का एकाधिकार है सोरा पर, 1632 में स्थापित किया। अब यहाँ आते हैं कि सक्सेसफुल रहा है नहीं सक्सेसफुल रहा, उस पर भी तो चर्चा होगा। अभी इन्होंने 1620 में फैक्ट्री स्थापित किया है आलमगंज में, पहला सीक्वेंस। दूसरा है 1621 में बंद कर दिए हैं, नहीं बंद करवा दिया गया है, किनके द्वारा? मुबारक खां के द्वारा इसको बंद करवा दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, नहीं 1620 में पटना में आलमगंज में फैक्ट्री स्थापित होता है। हाँ पहले रुक जाइए, नहीं तो सीक्वेंस फिर मेरा बिगड़ जाएगा। आप बीच में बोलते रहिएगा, एक बार समझा लेने दीजिए, ठीक? नहीं तो आप बोलिएगा फिर हम बोलेंगे, हाँ बोलिए हम बोले, तो फिर इधर उधर दिमाग चला जाएगा। एक बार इसको समाप्त होने फिर आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक? तो आलमगंज में पहला फैक्ट्री स्थापित करते हैं, 1621 में इसको बंद कर दिया जाता है। मुबारक खां रहने की व्यवस्था पूरा करता है अंग्रेज अधिकारियों को, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीटर गुडी का आगमन होता है बिहार में, और वो फिर से पटना आते हैं और यहाँ पहले सर्वे करते हैं कि भैया पटना में हम लोग कौन सा बिजनेस स्थापित कर सकते हैं और कौन सा बिजनेस स्थापित नहीं कर सकते हैं।
तो यही पीटर मूडी का नाम आता है, पटना है, और फैक्ट्री के लिए पूरा एस्टेब्लिश एरिया देखे। अब आते हैं कि 1651 में अंग्रेजों का वास्तविक सफलता मिलता है। अब सब क्वेश्चन समझे, आप हड़बड़ा दिए उधर तो फिर हम उधर ही चले गए। एस्टैब्लिश करने से कुछ नहीं होता है, कंपनी सक्सेसफुल भी तो काम करना चाहिए, तो यहाँ सक्सेसफुल वो काम ही नहीं कर पाए तो वो बंद हो गया फैक्ट्री 1621 में। फिर आते हैं पीटर मूडी, वो पटना में सर्वे करते हैं, सर्वे करके रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ पटना में फैक्ट्री चल सकता है। फिर 1651 में अंग्रेजों की वास्तविक सफलता मिलती है और यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित होता है। और जो फैक्ट्री खुला था, जो अभी बिहार में आप जाइएगा गुलजार बाग में, तो वो गुलजार बाग का प्रिंटिंग प्रेस है, वहीं पर वही फैक्ट्री में प्रिंटिंग प्रेस अभी एस्टेब्लिश किया गया गुलजार बाग में, जहां अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। सीक्वेंस मिल गया, ठीक। वही यही होता है ना, आप बोलिएगा हम बोलेंगे, दोनों इसी मतभेद में रह जाएंगे, सीक्वेंस आगे बढ़ते चला जाएगा। तो 1620 में तो आए लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए, 1621 में बंद करके चले गए। फिर आते हैं फिर आते हैं पीटर मूडी, वो सर्वे करते हैं, रिपोर्ट देते हैं, फिर 1651 में बिहार में फैक्ट्री स्थापित होता है। पुर्तगाली, सबसे पहले तो पुर्तगाली आए। नहीं सुनिए, नहीं वो अच्छा एक चीज बताइए, सुन नहीं ऐसे इनको ऐसे समझाते हैं। हम गए राजगीर गए, घूम घाम के चले आए, हम वहां कुछ एस्टेब्लिशमेंट नहीं किए, तो हमारा क्या कहा जाएगा? सबसे पहले इस क्लास से राजगीर कौन गया? आप गए न? वो वहां किए थे बंगाल में, बिहार में नहीं। नहीं अब हम क्या किए, सेपरेट कर दिए बंगाल से बिहार को। अब हम सेपरेट तरीके से बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं, बंगाल का मॉडर्न हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं। लेकिन पुर्तगाली को हम मान रहे हैं कि वो आए, एस्टेब्लिशमेंट नहीं किए और चले गए, ठीक। अब आते हैं आगे, 1651 में इनको वास्तविक सफलता मिलता है और 1664 में जॉब चरनाक को यहाँ का प्रधान बनाया जाता है। कहाँ का प्रधान? फैक्ट्री का, पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया जाता है जॉब चरनाक को। ऐसे सीक्वेंस 1664 में ये बनते हैं और इनके अधीन कार्य जो होता है फैक्ट्री का, वो पूरा संचालित हो रहा है। अब आते हैं आगे, 1664 से पहुंच जाते हैं 1680 में। बिहार के सूबेदार बनते हैं शाइस्ता खां, और शाइस्ता खां कंपनी जो अच्छे से काम कर रहा था उस पर टैक्स लगा देते हैं, 3.5% टैक्स लगाते हैं व्यापार पर। शुरुआत में तो अंग्रेज नाकर नुकर करके मान लेते हैं बात को, लेकिन बाद में माना नहीं जाता है और लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो ये बात बोला जा रहा है, 1664 में जॉब चरनाक को पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया जाता है। 1680 में सूबेदार शाइस्ता खां ने 3.5% टैक्स लगाए हैं। 1686 में इसी टैक्स के मुद्दे पर विवाद हो जाता है और जॉब चरनाक गुस्सा होकर हुगली को लूट लेता है। फिर इनको सबक सिखाया जाता है। शाइस्ता खां ने बिहार और बंगाल दोनों जगह उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया है, लेकिन फिर अंग्रेजों के प्रयास से समझौता हो जाता है और समझौता होने के बाद 1690 में एक एग्रीमेंट साइन होता है बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच, और फिर से उनका काम यहाँ शुरू हो जाता है। लेकिन ये सेक्शन हम लोग इसलिए पढ़े हुगली लूट को, क्योंकि बिहार और बंगाल की संपत्ति को कैप्चर में लिया जाता है, नहीं तो हुगली लूट हमारे सेक्शन का पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो अब फिर शुरू से चलते हैं। हमने देखा सबसे पहले पुर्तगाली आए, लेकिन यहाँ सोरे के व्यापार पर एकाधिकार किनका है? डचों का है। डच कब अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं? 1632 में। इससे पहले 1620 में अंग्रेज आते तो हैं, लेकिन तुरंत दुकान बंद करके चले जाते हैं। वो मुबारक खां ऐसा व्यक्ति है जो उनके रहने की व्यवस्था करता है जब फैक्ट्री खुलता है बिहार में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आजकल दे रहा है। पीटर मूडी है जो बिहार में सर्वे के लिए भेजा जाता है कि भैया देखिए जाके कि वहाँ फैक्ट्री का काम फिर से शुरू हो सकता है या नहीं, यानी यहाँ व्यापार हो सकता है। फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री नहीं होता, फैक्ट्री मतलब व्यापार होता है, व्यापार हो सकता है नहीं। तो पीटर मूडी रिपोर्ट देते हैं कि हाँ वहाँ व्यापार की स्थितियां हैं और डच कंपनी तो ऑलरेडी व्यापार कर रही है। तो 1651 में यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करने में सफलता मिलता है। 1664 में जॉब चरनाक आते हैं जिनको फैक्ट्री का प्रधान बनाया जाता है। 1680 में सूबेदार शाइस्ता खां ने 3.5% टैक्स लगाते हैं और इसी मतभेद में 1686 में जॉब चरनाक गुस्सा होकर हुगली को लूट लेते हैं। तो शाइस्ता खां बिहार और बंगाल में जितना संपत्ति उसको सीज कर लेते हैं और 1690 में एग्रीमेंट होता है बंगाल नवाब और यहाँ के बीच, और ये फिर सिलसिला आगे बढ़ जाता है। तो ये एक सीक्वेंस यहाँ तक हुआ, ठीक। अब थोड़ा समझ में आया? देखिए फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे तभी हम मानेंगे। जैसे हम जाते हैं कहीं गोवा घूमने गए, हम दार्जिलिंग घूमने गए और वहां गए और आ गए,
तो हमारा क्या कहा जाएगा, पहला विजिट करने वाले व्यक्ति यही है। लेकिन हम वहां गए और वहां मकान बना लिए, तब क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट में आपका नाम आएगा। ठीक, अब आते हैं 1713। कुछ टाइम पीरियड छोड़ देते हैं क्योंकि बिहार में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, क्योंकि दिल्ली और बंगाल के बीच स्थितियां चल रहा है। 1713 में फारूक सियार का समय है और यहीं पर फैक्ट्री, पटना फैक्ट्री बंद कर दिया जाता है। बोला जाता है कि कान भर दिया गया बादशाह का, इससे बादशाह कुपित हो गए और अंग्रेजों की यह फैक्ट्री बंद कर दी। कहानी तो कुछ भी हो सकता है। तो फारूक सियार के समय पटना फैक्ट्री बंद कर दिया गया, पटना फैक्ट्री क्लोज एट फारूक सियार पीरियड। ठीक, और ये डेट कब है, 1713 का। फिर आते हैं 1713 से 1718 में, फिर ये अंग्रेजी की उपलब्धि देखते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं वैश्विक स्तर पर भी। तो मान जाते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ आप ओपन कर सकते हैं। तो फिर से अगेन ओपन होता है कहाँ, पटना में फैक्ट्री। फिर आता है 1756 का समय, अलीवर्दी खान समय पुनः बंद कर दिया जाता है क्योंकि अंग्रेजों की एक्टिविटी जो सही से नहीं चल रहा है, वो टैक्स ही नहीं देते हैं। बड़ी बात है कि टैक्स ही नहीं दिया जाता है। तो अगेन क्लोज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलीवर्दी खान। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों की फैक्ट्री किन किन शासकों के समय बंद कर दिया, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो हमने फारूक सियार को देखा, फिर हमने अलीवर्दी खान को देखा। 1765 में हॉलवेल के प्रयास से यह फैक्ट्री को पुनः शुरू करने में सक्षम रहते हैं। तो ये सारा सीक्वेंस है, पहले फारूक सियार बंद करते हैं, फिर ओपन करते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर ओपन करते हैं। और ये प्रयास किनका है, इस बार हॉलवेल का प्रयास है। ठीक है, अब आते हैं, ये सारा घटना घट गया 1755 तक, लेकिन फिर एक घटना घटता है जो भारत के और बिहार के इतिहास को बदल के रख देता है, और वो है 1757, 23 जून 1757 का प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफर और क्लाइव के बीच यह युद्ध होता है, और आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है। ठीक है, तो नहीं, मीर जाफर रहते हैं कि मीर कासिम रहते हैं, हम भी बोल दिए, मीर कासिम रहते हैं। हाँ, तो मीर कासिम से जीत जाते हैं, मीर जाफर को बना दिया जाता है। फिर मीर जाफर के साथ ये आते हैं क्लाइव पटना में, पटना विजिट करते हैं। पटना विजिट करते हैं तो मीर जाफर का पुत्र है, वो है मीरन, उनको उप नवाब बना दिया जाता है। ठीक, और इसी को बोला जाता है डिप्टी नवाब बना दिया जाता है मीरन को। लेकिन बिहार में एक और सत्ता का केंद्र है जो चल रहा है, और उसको संभाल रहे हैं राजा राम नारायण सिंह। तो उप नवाब तो इनको बना दिया था मीरन को, लेकिन ये किसके अंडर काम कर रहे होते हैं, तो राजा राम नारायण सिंह के अंतर्गत। तो वास्तविक सत्ता इन्हीं के पास होता है, रियल पावर इन्हीं के पास होता है। फिर से समझ लीजिए, प्लासी का युद्ध होता है, गद्दी पर बैठते हैं मीर जाफर के साथ विजिट करते हैं पटना का कौन, क्लाइव यहाँ का उपनवाब बना देते हैं किनको, मीरन को। लेकिन यहाँ वास्तविक सत्ता किनके पास रहता है, राम नारायण के पास रहता है, क्योंकि वो यहाँ बिहार में एस्टेब्लिशमेंट उन्हीं का है। फिर आगे बढ़ते हैं 1760 में, अली गौहर जो शाह आलम द्वितीय के नाम से बाद में मुगल शासक बनते हैं, तो अली गौहर पटना को घेर लेते हैं, लेकिन इनका सामना करते हैं कैप्टन नॉक्स, और इनको पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। ये सारा सीक्वेंस समझते जाइए। हमने देखा कि क्लाइव यहाँ पर एक उपदीवान नियुक्त करके जाते हैं मीरन को, मीरन के पास सत्ता का चाबी नहीं रहता बल्कि राजा राम नारायण के पास रहता है। इसी तरह मतभेद फिर उजागर होता है, और चूंकि पटना पाटलिपुत्रा गली है बंगाल जाने का, तो यहाँ पर आ जाते हैं अली गौहर जो बाद में मुगल बादशाह भी बनते हैं, शाह आलम द्वितीय, वो पटना को घेरते हैं, और उस 1760 का समय पीरियड है। और फिर कैप्टन नॉक्स जो पटना में कंपनी का सेनापति एक तरह से होते हैं, वो कैप्टन नॉक्स इनको पीछे हटने पर मजबूर करते हैं, तो यही बोला जाएगा हरा दिए। ठीक है, तो नाम याद रहेगा कैप्टन नॉक्स का। अब फिर आगे बढ़ते हैं, शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक पटना फैक्ट्री में ही हुआ। अब बाद में जाके विवाद बढ़ता है, तो शाह आलम द्वितीय जिनको अली गौहर बोला जाता है, पर अंग्रेजों के साथ समझौता कर लेते हैं और अंग्रेजों से सहायता मांगते हैं कि हमको राज्याभिषेक कराने में आप सहायता कीजिए। तो ये इनका पटना फैक्ट्री में ही राज्याभिषेक भी करवाया जाता है। ये है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, ये थोड़ा छोटा है, वो लिखने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था इसलिए इसमें कर दिया। वो सारा अभी चलेगा बात सीक्वेंस है, नहीं तो फिर तोड़ दीजिएगा। गोल घर का निर्माण भी करवाते हैं, सब करवा देंगे। मीर कासिम, ठीक है, अगला बढ़ते हैं। कहते हैं अब आता है पीरियड 1760 का। फिर से
मीर जाफर बंगाल के नवाब पद से हटा दिए जाते हैं। क्यों हटा दिए जाते हैं? क्योंकि मतभेद उजागर हो जाता है। तो मीर जाफर को हटा दिया जाता है, फिर से किनको बनाया जाता है? मीर कासिम को बनाया जाता है। सीक्वेंस चलता है। मीर कासिम बोलते हैं कि भैया इनको छेड़ना खतरनाक है और इनसे दूर रहना ही ज्यादा भलाई है। तो मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ ले आते हैं? मुंगेर। तो एक तथ्य आपको बिहार से ये जुड़ता है कि मुंगेर की राजधानी कौन लाते हैं? तो मीर कासिम लाते हैं। कहाँ से ले जाते हैं? मुर्शिदाबाद से ले जाते हैं। कहाँ पर ले जाते हैं? मुंगेर में ले जाते हैं। ठीक है। अगला है, एक कांड होता है जो बहुत चर्चा में, वो है मीर कासिम से फिर असंतुष्ट हो जाता है और उनको हटा दिया जाता है पद से। उस समय वो विजिट करते हैं पटना का। अब पटना में एक अंग्रेज अधिकारी है और कुछ कैदी हैं, सबको मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसी घटना को हम लोग कहते हैं पटना हत्याकांड। 1763 में, 1763 की ये घटना है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसके द्वारा ये किया जाता है? मीर कासिम के द्वारा किया जाता है। पटना में गिरफ्तार 148 कैदियों की हत्या करवा दी जाती है। उसी में एक अंग्रेज अधिकारी रहते हैं, नाम इनका याद रखिएगा, एजेंट एलिस। एजेंट एलिस रहते हैं, इनकी हत्या कर दी जाती है। और जब ये अंग्रेजों को पता चलता है तो इनको खदेड़ने लगते हैं। किनको? मीर कासिम को। ये पहुंच जाते हैं कहाँ? अवध। और अवध में पहले से एक भगोड़ा शासक मौजूद हैं, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये सीक्वेंस हम सिर्फ बिहार से जोड़ते हुए पढ़ा रहे हैं। हमको वो हिस्ट्री वाला सेक्शन अभी कवर नहीं करना है। हमको कैसे कैसे बिहार जुड़ता है और कैसे कैसे अलग होता है, बस इसी सीक्वेंस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, तो फिर शुरू चलते हैं। 1760 में मीर जाफर बंगाल के नवाब पद से हटा दिए जाते हैं और मीर कासिम नवाब बन जाते हैं। मीर कासिम बनते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया पहले तो हम इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाएंगे, और ये चुपके से पहुंच जाते हैं मुंगेर में। लेकिन मतभेद है जो उजागर, क्योंकि अपने तरीके से यहाँ पर शासन कर रहे हैं और अंग्रेजों को यह पसंद नहीं आ रहा है, तो इनको हटा दिया जाता है। किनको? मीर कासिम को। ये बेचारा वहां से पटना आते हैं। अब चूंकि देखिए पटना से रूट से ही पहुंचेंगे अवध में भी, तो पटना आते हैं, पटना हत्याकांड को अंजाम देते हैं। यहाँ अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है? एजेंट एलिस। जैसे अभी इजराइल को देखते हैं ना कि उनका एक भी नागरिक मारा जाता है तो एकदम तबाही मचा देते हैं, वैसे ही अंग्रेज को ये मारा, क्योंकि उनकी संख्या कम है यहाँ पे। और एक अंग्रेज अधिकारी का मरने का मतलब है कि आप प्रश्रय दे रहे हैं अगले वाले को कि भैया आप भी मारोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इनको सबक सिखाने का प्रयास किया जाता है और यही खदेड़ना शुरू करते हैं। तो ये पहुंच जाते हैं अवध नवाब सुजाऊ दौला के यहाँ। सुजाऊ दौला वहां बैठ के नवाबी तो कर ही रहे थे, उधर से वो शरण दिए हुए थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। अब कहते हैं कि भैया 3 शक्ति मिलकर अंग्रेजों को नहीं हरा सकते हैं क्या? तो बोलते काहे नहीं हरा सकते हैं, हम लोग भारत की सबसे बड़ी सत्ता है। लेकिन बेचारा इनको, जिनको अपने स्टेट से ही निकाल दिया गया हो, कितना शक्तिशाली होगा बताने का जरूरत नहीं। बताए तो ये सीक्वेंस देखो, मीर कासिम, मीर कासिम अंग्रेज का हत्या करवा कौन दुनिया में है? हे भगवान। अच्छा एक चीज बताइए, अभी हम क्या बताएं, सुनिए। हम बताएं मीर जाफर को हटा गया, मीर कासिम बना। मीर कासिम राजधानी परिवर्तन क्या? ठीक है, आप तीर देखो, पटना हत्याकांड से किसका तीर मिल रहा है? मीर कासिम। तो मीर कासिम गुस्सा में आते हैं, जैसे हम गुस्सा में जाते हैं बर्तन तो तोड़ते हैं ना, तो ये भी गए और मार दिया 148 कैदी को। उसी में से एक कैदी का नाम है एजेंट एलिस। ठीक है, तो इतना देर से तो यही समझा रहे हैं ना। देखो एक दिमाग डाइवर्ट हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ और हमको लगने लगता है कि ये कांड हो रहा होगा। देखिए दो बातें हैं, अगर अंग्रेज एस्टेब्लिश किए तो 1620 में एस्टेब्लिश किए, ये कहने की जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने सफलता का प्राप्त किया है तो 1651। ये तो भारत के परिप्रेक्ष्य में होता है। वो तो अच्छा है कि सूरत को दोनों ही चीज, पहला फैक्ट्री वो सूरत में स्थापित किए थे, वो असफल रहा, फिर स्थापित किया इधर, फिर वो स्थापित किया, उनको फिर से मान्यता मिल गया कि सूरत में खोलिए, तो हम लोग कहते हैं सूरत में खोले हैं 1613 में, फिर से मान्यता मिला 1613 में। लेकिन पटना में स्टैब्लिश कब किए? 1620 में। संजीत कुमार आप सीरियस नहीं होने देते हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जब करवा देंगे ना तो क्वेश्चन आंसर जितना हमारा है वो उसको भी करवा, अभी देते जा रहे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, फिर हम अपना प्रैक्टिस के लिए उतरेंगे।
तो हम बिहार स्पेशल का जितना आसान क्वेश्चन नहीं, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लाएंगे, उसको करवाएंगे प्रैक्टिस। ठीक, जैसे कल जो टेस्ट होगा उसका डिस्कशन हम करवा देंगे, क्योंकि कल क्वेश्चन अच्छा दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, हत्याकांड को अंजाम देते हैं, पटना हत्याकांड के नाम जाना था, कब होता है, 1763 में होता है। अब ये भाग के निकलते हैं अवध के नवाब सुजाउद्दौला के। अब तीन लोगों का केंद्र बिंदु बन जाता है, कौन, अवध। अब इधर से कौन आ रहे हैं, अंग्रेज। अब 3 वर्सेज 1 का बारी आ जाता है। एक तरफ है सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, और उधर से है मीर कासिम। ठीक, सही बोला जा रहा है, 3 सेना एक साथ है, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला। ये बात समझ में आया। अवध नवाब है, मुगल नवाब है, और ये कहीं के नवाब नहीं। अब तो कहीं के नवाब नहीं है, ठीक, बंगाल नवाब से अब कहीं के नवाब नहीं। वर्सेज कौन है, हेक्टर मुनरो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्सेज कौन है, हेक्टर मुनरो। मतलब इन दोनों के बीच लड़ाई होता है। पिछला लड़ाई तो चुपके चोरी हुआ था, इस बार लड़ाई आमने सामने का है। तो जो विजयी होगा वही आगे का सत्ता का केंद्र बिंदु बनेगा। तो ये लड़ाई फाइट होता है जिसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, 22 और 23 अक्टूबर 1764 में। ठीक, दोनों डेट आपको देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, या कहीं कहीं एक डेट से 22 अक्टूबर, कहीं 23 अक्टूबर, ऐसा हो सकता है। दोनों दिन मान के चल रहे हैं हम, इसलिए बीच का रास्ता अपनाए हैं, दोनों दे दिए। आपको जो आए वो आप सही कर लीजिए। ठीक, क्योंकि बुक में इसको लेकर कंट्राडिक्शन है, तो हम कंट्राडिक्शन क्यों रखें। आपका तो एक ही डेट ना देगा, वही कह रहे हैं कि दोनों इसलिए दिया है क्योंकि 2 एग्जाम में 2 तरह से माना है, तो इसलिए इसको दोनों, तो हम दोनों रख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो और हमसे सवाल ना करें। नहीं, सही बात है ना, आप तो कहेंगे सर वो बोला वो बोला वो, तो 22 और 23 दोनों रख दिए। तो हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं, यहाँ पर वास्तविक सत्ता स्थापित हो जाती है। अब सब दोनों से इलाहाबाद संधि 1 और इलाहाबाद संधि 2 होता है, लेकिन वो आप मेन हिस्ट्री में पढ़िएगा, हमसे बिहार के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हम कहते हैं शाह आलम द्वितीय से एग्रीमेंट संधि करते हैं, कौन, हम मतलब कौन, अंग्रेज, और उनसे दीवानी प्राप्त कर लिया जाता है 3 स्टेट का। ये है बिहार, बंगाल और उड़ीसा। आप कहेंगे सर तीनों तो एक के हैं, तीनों एक के हैं, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करके देख रहे हैं, क्योंकि अभी तीनों अलग अलग है। तो ये तीनों का दीवानी प्राप्त कर लेते हैं, और दीवानी प्राप्त करने का मतलब देखिए, यहाँ से ड्यूअल जो द्वैत शासन है उसका आपको शुरुआत और एक प्रक्रिया दिखने लगेगा। दीवानी प्राप्त करते, लेकिन दीवानी खरीदने कलेक्ट करने के लिए प्रशासनिक क्षमता भी आप में होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रशासनिक क्षमता भी अपने पास ही रख लेते हैं। द्वैत शासन, ड्यूअल जो नेचर है, तो ये ऐसे नहीं करते हैं कि अपने पास रख लिए। ये क्या किए कि सत्ता तो मेरे पास है, लेकिन नियुक्त हम करेंगे व्यक्ति को, और वो भारतीय ही होगा, राजा महाराजा ही होगा। अब क्या लोगों की नजर में खराब होगा तो वो होगा, हम तो नहीं होंगे। जैसे लगान मूवी आप देखे होंगे, लगान मूवी में यही कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, राजा के पास पावर नहीं है, वो मुख्य दर्शक है, उसको कभी कभी बेइज्जती भी किया जाता है, लेकिन वो सह लेता है क्योंकि उसके पास पावर नहीं। तो ये बात यहाँ बोला जा रहा है कि शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी, और टैक्स पावर चला गया किनके पास, ब्रिटिशर्स के पास। तो ये टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है उनके पास चला गया। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, आप कहते हैं बिहार में प्रशासन चलाने के लिए नायब नजीब और उप प्रांतपति का पद का सृजन किया जाता है, और ये सृजन कौन करते हैं, अंग्रेज लोग करते हैं। आप देखिए, दीवानी इनके पास और प्रशासनिक क्षमता भी इन्हीं के पास, और यहीं से द्वैत शासन की प्रक्रिया का शुरुआत आप देख सकते हैं। जो कहने को तो राजा ये रहते हैं, लेकिन शासन कौन चला रहा होता है, अंग्रेज चला रहे होते हैं। यही बिहार में नायब नाजिम का पद या उप प्रांतपति का पद कहलाता है, जो प्रशासनिक देखरेख करता है। तो कहते ये ठीक है, ये नियुक्त हो गया, कहते हैं ये नियुक्त तो हम ही किए हैं, लेकिन हटा आप नहीं सकते हैं, आपके अंडर में काम कर रहा है, लेकिन हटाने की शक्ति किसके पास होगा, ब्रिटिशर्स के पास होगा। तो यही बात बोला, हटाने की शक्ति किसके पास होगा, अंग्रेजों के पास होगा। कौन सा पद है, नायब नाजिम या उप प्रांतपति का पद। ठीक है, ये समझ के सीखे। अब आते हैं आगे। 1765 में बंगाल और बिहार में द्वैत शासन इस तरह लागू हो। समझ गए चीजें, कैसे कैसे चीजें बदला है। अब आते हैं आगे, कहते हैं कि बिहार में एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक और डिप्टी सूबेदार यानी उप सूबेदार 2 पद है जो लगातार चल रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है और ये टैक्स कलेक्शन करने का काम करता है। मैंने बोला कि अंग्रेज शुरू में प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने नहीं आते हैं,
वो आपके किसी व्यक्ति के सहारा लेकर उस काम को परिणाम तक पहुंचाते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो किसके हाथ में है? कजीम खां के हाथ में, जो मीर जाफर का भाई। बारी बारी से सबको हटाते हैं, लेकिन पहले प्रोग्रेस देते हैं कि भैया देखिए आपके भाई को बना दिए हैं ना यहाँ का। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक हेड कजीम खां, मीर जाफर के भाई। दूसरा जो सब डिप्टी सूबेदार बनाया जाता है वो धीरज नारायण को बनाया जाता है। आते हैं आगे, कजीम खां 23 सितंबर 1765 में कजीम खां को हटा दिया जाता है, क्योंकि फिर बादशाह से मतभेद होता है, और मतभेद होता है तो उनके किसी भी व्यक्ति को रखना तो सही नहीं है, तो कजीम खां को हटा दिया जाता है और धीरज नारायण को प्रशासक बना दिया जाता है। जब ये उप सूबेदार थे इनको प्रशासक तौर पर रख दिया जाता है। तो कजीम खां फिर कौन हो गया? धीरज नारायण। 2 लेवल पर यह काम हो रहा था, अब एक ही लेवल पर यह काम हो रहा है। ठीक, अब आते हैं आगे। तो कजीम खां हार चुके हैं, प्रशासक बन गए धीरज नारायण, और यह काम किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया है। अब इसके आगे आते हैं 1766, ये कौन सा है? 1765 है। अब आते हैं 1766 में। मिडल्टन क्या करते हैं? धीरज नारायण और सिताब राय के साथ प्रशासन मंडली में नियुक्ति किया जाता है, क्योंकि एक सिताब राय बिहार में बहुत फेमस है, सत्ता का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। कहते हैं कि भाई सिताब राय अंग्रेजों के बहुत विश्वास पात्र हैं, तो उनको हटाया तो नहीं जा सकता। धीरज नारायण को अभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया गया है, तो कहते हैं दोनों के साथ एक अंग्रेज अधिकारी को रख देते हैं। इससे क्या होगा? सुनिए, इससे क्या होगा? इन फ्यूचर इन दोनों को हटाना पड़े तो अंग्रेज अधिकारी को पता तो हो कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ ले लेने से तो काम नहीं चलेगा, उसको चलाना भी पड़ेगा, और चलाने की प्रक्रिया कैसे सीखेंगे? तो इनके साथ रख दो। जैसे अभी हम लोग देखते हैं शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट ये क्या होता है? पहले ही से हम सीखते रहते हैं कि कैसे कैसे मंत्रिमंडल चलाना है। तो यही बात यहाँ पर किया गया, और किनको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मिडल्टन को। ठीक है, इससे प्रशासनिक गतिविधि भी सीख लेंगे, पॉलिटिकल गतिविधि भी सीख लेंगे। आगे बढ़ते हैं 1766 से 1767 चलते हैं। एक जमींदार हैं फतेह सिंह, ये कहते हैं आपको दीवानी अधिकार मिला नहीं मिला मान्यता नहीं देंगे। हालांकि आपको ये सब का जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो एक बुक में नहीं मिलेगा, केबीसी नैनो में ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पेरियार में। और पेरियार का मैंने बोला था आपको हिस्ट्री मस्त है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन उन्होंने पटना हत्याकांड को नहीं शामिल किया है। तो ये अब आपको 2-3 बुक जब पढ़िएगा ना तब आपको टोटल कॉम्बिनेशन पता चलेगा, नहीं तो आप आधा अधूरा रहेगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो तो? नहीं, आप पढ़िए बुक, हम तो कहते हैं आप पढ़िए। आप पढ़िएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि हमारा कौन सा कंटेंट है छूट गया, कौन सा कंटेंट बच गया। जैसे इनके हाथ में रहता है ना, आप जाके एक बार देख लीजिए कि हाँ छूटता है या नहीं छूटता, पता चल जाएगा ना। देखिए सब कुछ आप ही लोग को नहीं मिल जाएगा, समझे? आपको लगता ना, देखिए ये इस सिस्टम से हम थोड़ा परेशान, आपसे डिस्कसिंग कर लेते हैं। सबको लगता है हम बहुत पढ़ लेंगे तो बहुत याद रहेगा, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। बहुत पढ़ लीजिएगा कुछ याद नहीं रहेगा, तरीके से पढ़िएगा याद रहेगा। कम पढ़िए लेकिन याद रखिए। बड़ी बात है कि हम लोग रिवाइंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक को देखिए दिन भर बुक पढ़ते रहेगा और उससे पूछेगा तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्यों नहीं याद रहेगा? क्योंकि हम पढ़ने पर फोकस थे, हम जो पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं वो याद रहेगा आपके माइंड में ज्यादा देर, क्योंकि वो विजुअल है। लेकिन ऐसे आप याद करके देखिए ना, तुरंत याद कर लगेगा कि तुरंत पढ़ लिया, आधा घंटा में पढ़ लिए और 2 घंटा में भूल गए। लेकिन कहाँ, इसलिए तो विजुअलाइज किया जाता है, इसलिए मूवी आपको याद रहता है, सीरियल आपको याद रहता है, कहानी आपको याद रहता है, कोई सुनाता है तो इसको उस तरह मत जोड़िए। आप पास करने के लिए पढ़ रहे हैं या पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं? पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़िए, वो बेस्ट मेथड है। लेकिन वो याद नहीं रहेगा, ये 100% बात। उसको 5 बार हम पढ़ते हैं, 10 बार पढ़ते हैं, काहे कि विजुअलाइज नहीं किए, रटे हैं। विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे घटना एक दूसरे से सीक्वेंस से जुड़ते चला जा रहा है। ठीक, तो मिडल्टन को बना दिया जाता है, धीरज नारायण और सिताब राय के साथ प्रशासन मंडली में नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक, तो प्रशासन मंडली में 3 सदस्य हो गए। कौन कौन हो गए? मिडल्टन हो गए, धीरज नारायण हो गया, सिताब राय हो गया। ठीक, अब आते हैं, हाँ अब विद्रोह किया जाता है, नाम है इनका जमींदार फतेह सिंह।
ये कहते हैं आपको दीवानी अधिकार मिला है कि नहीं मिला है हमको नहीं पता, हम आपको दीवानी नहीं देंगे, यानी आपको टैक्स नहीं देंगे। अब जब इतना बड़ा विरोध कोई करेगा तो अंग्रेजों ने उनके सेनापति को बुलाया और कहा भैया तुम्हारा राजा बहुत उड़ रहा है। बोला कोई बात नहीं, आक्रमण मत कीजिएगा क्योंकि सबको पता है अंग्रेजों से इतना मुश्किल है। तो सेना की तरफ से प्रेशराइज किया गया किनको, फतेह सिंह को। तो फतेह सिंह क्या कर दिए, वहां से भाग करके भगजोगनी जंगल में चले गए और वहीं से फिर नेतृत्व करने लगे, लेकिन वहां से फिर ज्यादा सक्रियता नहीं दिखा। ये भगजोगनी जंगल जो है वो गोपालगंज के ऊपर चले जाइएगा तो हिमालय से लगता हुआ जो सारा एरिया ना वहां पर अब जंगल फैला हुआ था, तो उसी में भाग कर चले जाते हैं। तो एक थोड़ा सा अच्छा सा कंटेंट मिला तो उसको मैंने शामिल कर दिया। ठीक, नाम है इनका जमींदार फतेह सिंह, घटना है 1767 का। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो हमने क्या क्या सीक्वेंस देखा, अब एक बार फिर से रिवाइज, ठीक, टोटल रिवाइज करवाते हैं। याद यहीं पर हो जाएगा, कहीं घर जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ याद करना है। बिहार में सोरा का प्रमुख केंद्र है जिस पर डचों का अधिकार है। 1632 में अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं, 1620 में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करते हैं, 1621 में बंद कर देते हैं। फिर पीटर मूडी आते हैं, सर्वे करते हैं, चले जाते हैं। 1651 में वास्तविक फैक्ट्री स्थापित होता है। 1664 में जॉब चरनाक हेड बनाकर भेजे जाते हैं फैक्ट्री का। फिर 1680 में सुविधा सुविस्ता खां 3.5% टैक्स लगाते हैं। इसी में विवाद होता है। 1686 में हुगली को लूटा जाता है। फिर शाइस्ता खान बिहार और बंगाल की संपत्ति को सीज कर लेते हैं, संपत्ति यानी फैक्ट्री को सीज कर लेते हैं। फिर 1690 में एग्रीमेंट हो जाता है, बात खत्म हो जाता है। 1713 में फर्रुखसियार के समय पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है। फिर उसको बाद में जाके 1718 में खोल दिया जाता है। फिर 1756 में अलीवर्दी खां आते हैं और उसे समय पुनः बंद कर दिया जाता है। फिर हॉलवेल के प्रयास से 1755 में फिर से शुरू हो जाता है। अच्छा, ये प्रयास कैसे होता था सुनिएगा तो अच्छा लगेगा। ये प्रयास होता था दान दक्षिणा देने से। राजा को जितना आप खुश कर सके, आप अपने संवाद कौशल से उनको जितना प्रसन्न कर सके, तो राजा खुश हो गया तो आपको जो मांग रहे हैं दे देता है। फिर 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध होता है। फिर मीर जाफर कलाय पटना आते हैं, यहीं पर मीरन को उप नवाब बनाते हैं और यहीं पर राजा राम नारायण सिंह के पास वास्तविक सत्ता होता है। फिर 1760 में अली गौहर जो शाह आलम द्वितीय के नाम जाने जाते हैं पटना को घेर लेते हैं। उनको हराने का काम करते हैं कैप्टन नॉक्स। कैप्टन नॉक्स फिर आगे जाके शाह आलम द्वितीय को राजा बनाता अली गौहर को, तो वो अंग्रेजों से सपोर्ट लेते हैं और पटना में उनका राज्याभिषेक होता है। फिर हम लोग मीर जाफर को देख रहे हैं, बंगाल के नवाब पद से हटा दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं मीर कासिम। मीर कासिम अपना राजधानी परिवर्तित करते हैं, फिर राजधानी परिवर्तित करके ले जाते हैं मुंगेर। मुंगेर में फिर विवाद चलता है, तो फिर वो वहां से लौटते समय पटना पहुंचते हैं। पटना में हत्याकांड को अंजाम देते हैं। डेट है 1763। पटना में गिरफ्तार 148 कैदियों को मार देते हैं। उसमें से एक अंग्रेज अधिकारी रहता है, नाम है एलिस, एजेंट एलिस। फिर वो पहुंचते अवध के पास, अवध के नवाब है सुजाउद्दौला, और वहीं पर पहुंचे हुए हैं शाह आलम द्वितीय और एक और भगोड़ा पहुंच जाते हैं मीर कासिम। फिर 3 सेना वर्सेज 1 के बीच लड़ाई होता है। इधर हेक्टर मुंडो है, हरा दिया जाता है। फिर इलाहाबाद की संधि होती है और शाह आलम द्वितीय से बंगाल, उड़ीसा और बिहार का दीवानी ले लिया जाता है। बिहार में प्रशासन चलाने के लिए नायब नाजिब या उपराष्ट्रपति का गठन होता है और इसको नियुक्त करते हैं राजा ले अंग्रेज अधिकारी से पूछकर, लेकिन हटाने की शक्ति सिर्फ अंग्रेजों के पास है। फिर बंगाल बिहार में द्वैत शासन स्थापित हो जाता है। ईस्वी है 1765। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता है, डिप्टी सूबेदार बनाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया जाता है कजिम खां को, जिसको बाद में हटा दिया जाता है और धीरन नारायण को इससे जोड़ दिया जाता है। बाद में जाकर के 1766 में मिडल्टन को धीरन नारायण और सिताब राय के एक संयुक्त मंडली बनता है, जिसको प्रशासन मंडली कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड कहते हैं, उनमें इनको जोड़ दिया जाता है। और फिर 1767 में जमींदार फतेह सिंह विद्रोह करते हैं और वहां के कहा चले जाते हैं, भगजोगनी के जंगल। ठीक है, याद हो गया? ऑनलाइन में याद हुआ? देखिए 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, यही याद हो जाएगा।